हेलो गाइस, वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम टू आई टी एक्सप्लेन्स। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, केमिस्ट्री में रैंक बूस्टर की सीरीज स्टार्ट होगी, तो आज से केमिस्ट्री रैंक बूस्टर की सीरीज स्टार्ट होती है। आपको पता है जनवरी जेईई मेंस एनटीए सेशन के लिए भी हमने बहुत बढ़िया से रैंक बूस्टर आपके लिए डिजाइन किया था और आपको पता है वो काफी हिट रहा, क्योंकि कई क्वेश्चंस वहां से हूबहू वैसे ही पूछे गए जैसे रैंक बूस्टर में हमने अरेंज किए थे। एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उसी पैटर्न एंड उसी कंसेप्ट पे बेस्ड थे जो डिफरेंट रैंक बूस्टर सीरीज के अंदर क्वेश्चंस हमने आपके लिए डिजाइन किए थे। इससे हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा, क्योंकि हमारे एफर्ट से आपको काफी हेल्प मिली, आपके कमेंट हमने देखे काफी पॉजिटिव रहा। तो इसको ध्यान में रखते हुए आज हमने कोशिश की है इस रैंक बूस्टर को, जो जस्ट लाइक आप समझ सकते हो वर्जन 2.0 होगा प्रीवियस का, यहां पर ज्यादा बेटर क्वेश्चंस होंगे, बेटर डिजाइन क्वेश्चंस होंगे, बेटर एक्यूरेट क्वेश्चंस होंगे, और साथ ही साथ डिफिकल्टी लेवल को ऐसा मैप्ड किया गया है जो आपके इस सेशन के लिए जेईई मेंस, साथ ही साथ एडवांस और नीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट कंसेप्चुअल और साथ ही साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे। इन क्वेश्चंस के आने की या इनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। तो इस वीडियो को एक नई एनर्जी और जुनून के साथ स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्लोज योर आईज फॉर 4 to 5 सेकंड एंड कंप्लीटली कनेक्ट विद अस। जुड़ गए बेटा? देखो, पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो पे आए हो तो आप प्लीज कोई दूसरा काम कर रहे हो तो उसको छोड़ो और कंप्लीटली हमारे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि जब मेरा कंसेप्ट और मेरा सिंक्रोनाइजेशन लेवल आपके साथ सिंक्रोनाइज होगा तब ही जाके ये कंस्ट्रक्टिव आउटपुट में कन्वर्ट हो पाएगा। तो प्लीज समझे इस बात को, क्योंकि यहां पर सिर्फ क्वेश्चन ही डील किए जाएंगे, इसको माइक्रो टू मैक्रो लेवल पे एक्सप्लेन किया जाएगा, जिससे क्वेश्चन को घुमाया जाता है, क्वेश्चन को मॉडरेट टू हायर लेवल पे प्रमोट किया जाता है, तो आप नेगेटिव करने से कैसे बच सकते हो। सो प्लीज बिल्कुल फोकस होकर, कॉन्सेंट्रेट होकर हमारे साथ बिल्कुल जुड़ जाओ, ठीक है? तो बेटा पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला एक क्वेश्चन, आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहां पर बेंजीन है और यहां पर एक साइड रिंग दिख रही है जिसमें आपको अनसैचुरेशन दिख रहा है। ओजोनोलिसिस करने के लिए दिया गया है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, कॉम KNaOH के साथ ट्रीट करना है, देन एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना और फाइनल प्रोडक्ट बताना है, ठीक है? देखो, स्टार्ट तो हम करेंगे बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन से, धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाई जाएगी। अभी तो रैंक बूस्टर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? तो हम समझते हैं। सबसे पहले बेटा हम पहले स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दें, तो इस स्ट्रक्चर में एक दिक्कत हमें दिख रही है। क्या? अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो मैं देख रहा हूं कि ये वाला सिस्टम तो एरोमेटिक स्पीसीज है, लेकिन इस तरफ का सिस्टम एक एंटी एरोमेटिक स्पीसीज में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहा है, जिसके वजह से ये वाला जो साइड रिंग है हमारे पास, ये हाईली अनस्टेबल है। तो अब ये मैं क्यों बता रहा हूं? वो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पे इन्होंने लिखा है ओजोन 1 मोल। चलो ऑप्शंस थोड़ी देर के लिए हम छोड़ भी देते हैं, क्योंकि एडवांस में हमारे पास कई क्वेश्चंस में इंटीजर टाइप में ऑप्शंस नहीं होंगे। हमसे पूछा जाएगा फाइनल प्रोडक्ट का ड्यू कितना होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है। तो समझो, तो ये एंटी एरोमेटिक सिस्टम है और यहां पर 1 मोल ओजोन दिया गया है, तो जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी है सबसे पहले ओजोनोलिसिस होने की, वो इस रिंग की प्रोबेबिलिटी है। तो बेटा सबसे पहले क्या होगा समझो। तो मतलब हम इस कंक्लूजन पे आ गए कि हमारा बेंजीन रिंग तो इंटैक्ट रहेगा, इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और पहले बेटा कन्वर्ट क्या होगा? पहले बनेगा मोलोजोनाइड। मैं पहले भी बता चुका हूं मोलोजोनाइड। इसके बाद बेटा क्या होगा? इसके बाद होगा इसका रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट के बाद क्या बनेगा? ओजोनाइड। तो चलिए बना लेते हैं ओजोनाइड। तो ये तो बेटा रिंग हमारे पास रह गया, और यहां से O कनेक्टेड हो गया, और यहां से O कनेक्टेड हो गया। तो हमारे पास ये ओजोनाइड फॉर्म हुआ। अब इसके बाद बेटा क्या करना है? इसका अगेन जिंक के प्रेजेंस में ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक होगा? ये यहां से टूटेगा और ये यहां से टूटेगा। तो हमारे पास क्या होगा? बेंजीन के दो ऑर्थो पोजीशन पे, एडजेसेंट पोजीशन पे C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH बनेंगे। ये हमारे पास है बेंजीन 1,2 डाइकार्बोल्डिहाइड। तो पहले हमारे पास फॉर्म हो गया बेंजीन 1,2 डाइकार्बोल्डिहाइड, ठीक है? अच्छा, इसके बाद हम समझते हैं, फिर हमसे बोला गया कॉम KNaOH के प्रेजेंस में इसको ट्रीट करवाइए। तो क्या होगा? कॉम KNaOH के प्रेजेंस में जब हम यहां पर कंसंट्रेट NaOH लेंगे तो आपको पता है ये जस्ट लाइक बेंजल्डिहाइड के जैसा ही है। तो यहां पर अल्फा H नहीं है और साथ ही साथ कॉम KNaOH है, तो यहां क्या हो जाएगा? Cr, मतलब कैनिजरो रिएक्शन। कैनिजरो रिएक्शन का मतलब क्या हो गया? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो बेटा यहां पे हमारे पास एक जो होगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होकर बनेगा COOH नहीं बनेगा, COO Na+, सॉल्ट बनाएगा, क्योंकि पहले एसिड बनेगा जो अगेन NaOH से ट्रीट हो जाएगा तो सॉल्ट बन जाएगा, और दूसरा क्या बन जाएगा? CH2OH, ठीक है? इसके बाद हमसे बोला गया है कि इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाने के लिए तो H+ करवाएंगे। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस में क्या होगा? ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास एक स्पीसीज हो गई यहां से एसिड की,
ठीक है, और यहां से हमारे पास हो गई CH2OH की। अब जब हम हीट करेंगे तो आपको पता है एडजेसेंट पोजीशन पर अगर एसिड और अल्कोहल होते हैं तो -H2O निकल जाता है। और यहां पर भी ध्यान देना कि जब हम एस्टरीफिकेशन करते हैं ना तो यहां पर H2O जब निकलता है ना तो एसिड अपना OH देता है और अल्कोहल अपना H देता है। हालांकि यहां ऑप्शंस आपको वैसे नहीं है 16-18 वाले, लेकिन एडवांस में आपको ऑक्सीजन पे लेबलिंग अगर दे दी जाए 16-18 तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, तो प्लीज समझना। लेबलिंग नहीं है तो आसान है, तो अभी हम इसको बना सकते हैं। तो ये हमारे पास बेंजीन रिंग रह गया, यहां से हो गया C डबल बॉन्ड O, यहां से हो गया O, यहां से CH2 और ये कनेक्ट हो गया। ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास है? चलिए देखते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए। तो कितना आसान था, बिल्कुल बेसिक से ओजोनोलिसिस का कंसेप्ट आया, CR का कंसेप्ट आया और हाइड्रोलिसिस और एस्टरीफिकेशन का कंसेप्ट आया। बिल्कुल क्लियर हुआ, किसी भी तरह का डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन आपको यहां पे दिख रहा होगा। आप देख रहे हैं कि डाइबेसिक एसिड दिया गया है, दोनों COH ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पे हैं, साथ ही साथ NaOH है, इलेक्ट्रोलिसिस है, Br2CCl4 है, KCnXS है और एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, और हमसे अल्टीमेट फाइनल प्रोडक्ट पूछा गया क्या होगा। एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है जो आपके कई कंसेप्ट्स को चेक करेगा। बेटा ध्यान देना, सबसे पहली बात, ये एसिड है और NaOH के साथ ट्रीट किया गया है तो ऑब्वियसली ये सॉल्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस, अब आप मुझे बताओ सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्ट्स का, तो कौन सा रिएक्शन होता है? कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा पहला प्रोडक्ट क्या हुआ। तो बेटा हमारा पहला प्रोडक्ट जो है ना, ये यहां से, अभी तो दोनों इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री एक जैसी है तो दोनों ये सॉल्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। यहां से और यहां से CO Na+, ये बेटा हमारा सॉल्ट में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। इसके बाद बोला गया इसका इलेक्ट्रोलिसिस। अब आपको पता है यहां से होगा Ke, कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस होगा, नॉट काइनेटिक एनर्जी, कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस। अब आपको पता है कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस बेटा कैसा होता है, ये रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो यहां पर एक रेडिकल और यहां पर एक रेडिकल फॉर्म होंगे। इसके बाद क्या होगा, ये दोनों रेडिकल आमने सामने है, हाई रिपल्सन है, खुद को मिनिमाइज करने के लिए ओवरलैपिंग कर लेंगे और एक नया बॉन्ड फॉर्म करेंगे जिससे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये बन गया हमारे पास फॉर्म, एक पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ, ठीक है बेटा। आगे आते हैं Br2CCl4। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं बेटा, Br2CCl4 एंटी अटैकर्स होते हैं। इसका मतलब है कि अगर डबल बॉन्ड पर अटैक होगा तो अगर पहला Br सामने से लगा हुआ है तो दूसरा Br पीछे से आके लगेगा। यहां पर जो इंटरमीडिएट बनता है वो NCC बनता है, नॉन क्लासिकल कैटायन। इस पे खूब सारी बात मैं पहले भी कर चुका हूं कि एक्चुअली यहां पे जो बेटा फॉर्म होगा ना, ये कुछ ऐसा फॉर्म होगा, यहां से Br, यहां से Br, ये NCC फॉर्म होता है। इसके बाद बैक साइड से अटैक होता है दूसरे Br- का, तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाता है। तो अगर एक प्लेन के ऊपर Br लगते हैं तो दूसरा नीचे लगता है, तो ये NCC मैकेनिज्म के थ्रू जाता है, मैकेनिज्म 2 के थ्रू। इसका मतलब है कि अगर मैं फाइनल प्रोडक्ट ड्रॉ करता हूं तो अगर मैं एक ब्रोमीन को प्लेन के ऊपर ले लेता हूं तो ऑटोमेटिकली मुझे दूसरे ब्रोमीन को प्लेन के नीचे लेना होगा। तो ये एंटी अटैकर्स होते हैं Br2CCl4। आगे आते हैं बेटा, आगे क्या बोला गया? आगे हमसे बोला गया KCN और XS, ठीक है, बिल्कुल सही। KCN और XS तो दोनों के दोनों Br कन्वर्ट हो जाएंगे CN में। तो यहां एक लग गया CN और यहां एक लग गया CN। अब हमसे बोला गया एसिडिक हाइड्रोलिसिस। आपको बहुत बढ़िया से पता है कि साइनाइड का जब हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो CN कहां कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये एक COH में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरा दूसरे COH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हो गया, प्लेन के ऊपर एक COH और दूसरा प्लेन के नीचे COH। अब बेटा आप सोच रहे होगे इस रिएक्शन का एप्लीकेशन क्या है, तो ये एडवांस में खूब काम आता है। कैसे, मैं समझाता हूं। अगर आपको स्टेटमेंट चार्ट बना के दे दी जाए MCQ टाइप के, तो आप देखो दोनों COH या तो प्लेन के ऊपर या तो प्लेन के नीचे अगर रहते हैं, और मैं चाहता हूं कि एक COH को प्लेन के ऊपर और एक को प्लेन के नीचे रख दूं, एंटी फॉर्म में कर दूं, तो एंटी करने के लिए पाथवे का यूज किया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पहले IIT रुड़की जब कंडक्ट करवाती थी थ्योरेटिकल एग्जाम तो भी ऐसे क्वेश्चंस काफी देखने को मिलते थे। ये केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी ऐसे क्वेश्चंस दिखे हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपको जेई और मेडिकल में खूब काम आएगा। तो बेटा समझना, अगर दो COH प्लेन के ऊपर या प्लेन के नीचे लगे हुए हैं और मैं चाहता हूं कि दोनों को एंटी फॉर्म में लाऊं, तो इस पाथवे का आप यूज कर सकते हो। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहां सिलेक्ट किया है। इसका काफी स्कोप है, ये काफी बढ़िया क्वेश्चन डिजाइन किया जा सकता है। बिल्कुल क्लियर हुआ। तो पहला ओजोनोलिसिस का बेसिक कैनेजरो का फॉर्म था और दूसरे में आपने कुछ बहुत ही बढ़िया एंटी अटैकर्स और स्टीरियोकेमिस्ट्री का थोड़ा सा रोल देखा। किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा, फटाफट नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को देख के आपके चेहरे पे मुस्कान आ गई क्योंकि बहुत ही
शानदार एडवांस और एम्स लेवल का क्वेश्चन है और इसके बाद ये मेंस और नीट लेवल का क्वेश्चन है। तो मैंने इस पूरे रैंक बूस्टर के अंदर ना इतने आपको काफी एनालिसिस करके काफी बढ़िया तरह से मैंने क्वेश्चंस को मिक्स किया है और हमारी पूरी गारंटी है बेटा कि अगर आप इस पूरे रैंक बूस्टर सीरीज को अटेंड करते हो, जितने भी लेक्चर्स आपको आएंगे किसी भी सब्जेक्ट के जो आप देखोगे वो बहुत ही बढ़िया एनालिसिस से डिजाइन किए गए। ऐसा नहीं कि हमने कोई रैंडम क्वेश्चन पिक कर लिया और उठा के आपको दिया और रैंक बूस्टर बना दी। बहुत बढ़िया से काफी दिमाग लगा के काफी ट्रेंड को एनालिसिस करके हम इन क्वेश्चंस को आपके पास लाए हैं। तो एक बहुत ही क्लासिकल कांसेप्ट चेक करने के लिए बढ़िया रैंक बूस्टर का क्वेश्चन आप देख रहे हो। यहां पे हमें दिया गया है नैप्थलीन और साथ में दिया गया है ऑक्सैलाइल क्लोराइड। ठीक है, दिस इज नोन एज ऑक्सैलाइल क्लोराइड। और कंडीशंस पे थोड़ा विचार कर लिया जाए तो कंडीशंस हमारे पास है एनहाइड्रस AlCl3 फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है बेटा, तो सबसे पहली बात आपको ये समझनी है कि एनहाइड्रस AlCl3 लुईस एसिड के जैसा काम करेगा और ये Cl को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहां पर बनेगा क्या, एसाइलियम आयन बनेगा, है ना, जो कि एक बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल है। एज यूजुअल जैसा आप फील्डक्राफ्ट एसाइलेशन में देखते हो, एज यूजुअल एक एसाइल यहां पर कार्बोकैटायन बनना, एसाइलियम आयन बनना, ये अटैक करेगा। सिमिलरली यहां पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा जो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा और यहां भी जनरेट होगा। तो चलिए हम इसको समझते हैं थोड़ा। बनाने में कुछ नहीं रखा हुआ है, कंसेप्ट को बेटा सीखो। जरूरी नहीं कि ऐसा ही क्वेश्चन हो, क्वेश्चन घुमाया जा सकता है बट कंसेप्ट आपके साथ जाएगा। तो होगा क्या बेटा, यहां पे कुछ ऐसा सीन आपको देखने को मिलेगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। एक्चुअली एक साथ नहीं बनेगा, पहले एक हटेगा यहां से और यहां पर एक Cl रहेगा, देन आफ्टर ये अटैक करेगा। सिमिलरली दूसरा हटेगा और दूसरा अटैक करेगा। तो जब आप AlCl3 के साथ फाइनल फील्डक्राफ्ट एसाइलेशन की बात करेंगे, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी इसका पूरा डिटेल मैकेनिज्म बताया है, तो ये यहां से और यहां से कनेक्ट हो जाएगा और साथ ही साथ क्या होगा, यहां पर C डबल बॉन्ड O और यहां पर C डबल बॉन्ड। एक्चुअली हुआ क्या, ये कार्बोकैटायन इसके साथ कनेक्ट हुआ, ये कार्बोकैटायन इसके साथ कनेक्ट हुआ। चलिए ठीक है, ये हमने बना लिया। आगे हम बात करते हैं, ये हमारे पास नेक्स्ट है क्लेमेंसन्स रिडक्शन। देखो बेटा ध्यान से समझना, क्लेमेंसन्स रिडक्शन क्या करता है बेटा, तो आपको पता है क्लेमेंसन्स रिडक्शन और ओल्फ-किर्शनर रिडक्शन, ये दो रिडक्शंस होते हैं जो बहुत आराम से एल्डिहाइड या कीटोन्स को एल्केन में कन्वर्ट करते हैं, मतलब CO को CH2 में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, पर याद रखना एल्डिहाइड कीटोन की, हम एसिड की बात नहीं कर रहे, कार्बोक्सिलिक एसिड या अमाइड की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, ये जो CO है ये दोनों के दोनों रिड्यूस हो जाएंगे और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट देखिए क्या आएगा, फाइनल प्रोडक्ट ये आएगा, ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, बहुत ही फेमस कंपाउंड है जो 0.3% कोल टार में पाया जाता है, इसे बोलते हैं एसिनैप्थीन। दिस इज नोन एज एसिनैप्थीन। ये हमारा बोला जाता है एसिनैप्थीन। नाम याद रखना, एडवांस और एम्स में काम आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमसे बोला गया है कि इसका रिएक्शन करवाओ टू इक्विवेलेंट ऑफ NBS इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट। डिफ्यूज सनलाइट क्या करेगा, एक्चुएट करेगा। NBS पे डिटेल वीडियो आपके पास आ चुकी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो ये क्या करता है, ये एलाइलिक या बेंजाइलिक करता तो बहुत कुछ है, मैंने बहुत कुछ बताया, बट ये डिफ्यूज सनलाइट के प्रेजेंस में ये एक नॉर्मल सा एलाइलिक या बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन करवाता है। ठीक है, तो ये क्या करवाएगा बेटा, अब देखो आपको लग रहा होगा कि पहला BR, मैं यहां पर भी कुछ कंसेप्ट्स है जो मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से एक बार मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे अब देखो बेटा, अगर एक बार BR मैं यहां लगा दूं, दूसरा BR यहां नहीं लग सकता, क्योंकि यहां पर अगर मैं डॉट देता हूं ना तो ये अनस्टेबल डॉट होगा, क्योंकि ब्रोमीन का थोड़ा ना थोड़ा माइनस आई काम कर रहा है। सो दूसरा ब्रोमीन बेटा यहां पे लगना पसंद करेगा, ना कि यहां पे। ठीक है, तो दो इक्विवेलेंट BR, मतलब इसका बेंजाइलिक पोजीशन ये हुआ, यहां एक BR लग गया, इसका बेंजाइलिक पोजीशन ये हुआ, यहां एक BR लग गया। ठीक है, इसके बाद जिंक के साथ हीट कीजिए, तो जिंक पाउडर के साथ जब आप हीट करते हैं जिंक डस्ट के साथ, आपको पता है ये विसिनल डाइब्रोमाइड को एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये क्या करेगा, यहां से दोनों के दोनों BR को हटा देगा और यहां पे डबल बॉन्ड फॉर्म करवा देगा। तो चलिए अल्टीमेट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आया है, दिस, ये इसको बोला गया था एसिनैप्थीन, इसको बोलते हैं एसिनैप्थिलीन। दिस इज नोन एज एसिनैप्थिलीन। ये 0.4% कोल टार में होता है, वो 0.3% होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हो, दैट्स अ ब्यूटीफुल रिएजेंट, और ये एडवांस में और एम्स में खूब दिखता है, तो समझना, MCPBA, मेटाक्लोरोपेरोक्सी बेंजोइक एसिड। ये बेटा क्या होता है, ये एक बहुत कमाल का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कमाल का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसकी खास बात क्या है, ये डबल बॉन्ड को पहले ये इपॉक्सी में कन्वर्ट करता है। तो एक्चुअली क्या करता है, ये ऑक्सीजन लगाने में बहुत फेमस है। काफी कॉम्प्लिकेटेड जगह है जहां तक ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते आप, जैसे कीटोन को या और भी कई कंपाउंड को, ये बहुत आसानी से ऑक्सीजन इंसर्ट करता है। तो यहां से डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा,
और यहां से ऑक्सीजन इंसर्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन अभी हुआ नहीं। अगर आप यहां तक आके ऑप्शन ए को टिक कर देते हैं तो आई एम सॉरी, आपका नेगेटिव मार्किंग हो गया। क्यों? क्योंकि बोला गया है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो बेटा एसिडिक हाइड्रोलिसिस क्या करता है बताइए? ओके, ये क्या करेगा? बैक साइड से, अगर ओ ये प्लेन के ऊपर इपॉक्सी लिंकेज है तो H2O क्या करेगा? प्लेन के नीचे से जाएगा यहां से और बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो हमारे पास क्या फॉर्म हो गया समझे? हमारे पास यहां से रिंग, यहां से रिंग। और देखने वाली बात यहां ये है कि H2O अगर ऊपर से आया है तो ऊपर लगाएगा एक OH, और एक OH जो होगा, जो ये O माइनस गया नीचे गया। तो बेसिकली आप भूलेंगे नहीं, मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, आप समझे कि हाइड्रोक्सिलेशन कौन कौन कैसे करवाता है। देखो समझना इस बात को, अगर हमारे पास बेयर रिएजेंट होगा तो ये सिन हाइड्रोक्सिलेशन करवाएगा। अगर हमारे पास ओस्मियम टेट्राऑक्साइड होगा OSO4 तो ये भी सिन हाइड्रोक्सिलेशन करवाएगा। अगर हमारे पास मेटा क्लोरोपेरोक्सी बेंजोइक एसिड होगा NCPBA तो ये एंटी हाइड्रोक्सिलेशन करवाता है। तो यहां एंटी हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है, एक OH प्लेन के ऊपर है, दूसरा OH प्लेन के नीचे। और इसका रीजन है कि इपॉक्साइड फॉर्म होता है और वाटर बैक साइड से अटैक करता है, तो बैक साइड से एक OH रह जाता है और फ्रंट में एक OH रह जाता है। और जो दो OH लगते हैं ये आप समझ जाइए, इसमें से एक OH जो होता है वो मीडिया वाला OH होता है और एक OH जो होता है वो मेटा क्लोरोपेरोक्सी बेंजोइक एसिड का O होता है। तो ये दोनों O अलग अलग होते हैं, समझना। मैं इतने डिटेल में बात नहीं कर सकता, बट आप अकलमंद हो, इशारा काफी है, समझ रहे हो कि दोनों OH कहां से आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। तो एक OH ऊपर, एक OH नीचे, यही तो हमारा आंसर है। डी इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। आसान था, समझ में आया होगा, समझ रहे हो, आसान था बिल्कुल। कंसेप्ट लेते जाओ और IITs में, बढ़िया मेडिकल कॉलेज में जाना, नाम याद रखना, यही काफी है। ओके, अब हम आते हैं रिएक्शन के ऊपर। देखो इस रिएक्शन की हम बात करते हैं बेटा, ये वाला रिएक्शन, ये कंपाउंड है। इसमें बोला गया है कि ABC बॉन्ड लेंथ है, इसका डबल बॉन्ड लेंथ, डबल ABC। और हमसे पूछा गया ऑर्डर क्या होगा। देखो बेटा डबल बॉन्ड एक्चुअली अगर वहां पे किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट काम नहीं कर रहा तो ठीक है, लेकिन अगर मेसोमेरिक इफेक्ट काम कर रहा है, या उसके अंदर हाइपर कंजुगेशन काम कर रहा है, या उसके अंदर रिवर्स हाइपर कंजुगेशन काम कर रहा है, तो बॉन्ड लेंथ पे इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। कैसे? अगर हाइपर कंजुगेशन काम करता है तो double bond will acquire some character of single bond and single bond will acquire some character of double bond। तो हाइपर कंजुगेशन की वजह से डबल बॉन्ड थोड़ा खुलता है, थोड़ा लंबा होता है, और सिंगल बॉन्ड थोड़ा सा सिकुड़ता है, छोटा होता है। तो एक्चुअली आपको इसमें बेसिक्स कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, छोटा सा कंसेप्ट है। जैसे कि मान लो CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां एक H लगा दिया, ठीक है, प्रोपीन है। तो अभी ये डबल बॉन्ड ना डबल बॉन्ड के इतना नहीं है। जैसे कि एक मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, अगर हम दोनों में कंपेयर करेंगे तो यहां क्या होगा? हाइपर कंजुगेशन काम करेगा, तो ये ऊपर जाएगा। तो और आप क्या देख रहे हो? नो बॉन्ड रेजोनेंस से CH2 CH CH2, यहां पे माइनस, यहां पर H प्लस। तो नो बॉन्ड रेजोनेंस या बेकर नाथन इफेक्ट, या आप बोल दीजिए इसको हाइपर कंजुगेशन, कई नाम है। इनसे हम क्या देखते हैं कि डबल बॉन्ड अक्वायर सम कैरेक्टर ऑफ सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड की वजह से डबल बॉन्ड ज्यादा खुल जाता है। तो ये बॉन्ड तो एक्चुअल बॉन्ड जितना था CH2 CH2 का उतना ही है, पर ये थोड़ा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर अक्वायर कर लिया तो इसकी बॉन्ड लंबी हो गई। तो हमने किस कंक्लूजन पे आते हैं कि जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन काम करेगा बॉन्ड उतना लंबा होगा। और हाइपर कंजुगेशन किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन, और जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन उतना लंबा बॉन्ड। दैट्स ऑल, सीधा है। तो हम इधर आ जाते हैं। अब देख लीजिए इसमें से C, इस बॉन्ड को देखते हैं। तो 3 6 8 10, तो ये जो C वाला बॉन्ड है ना, इसको 10 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं, ठीक है। B वाले बॉन्ड को 2 4 6 8, इसको 8 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं, ठीक है। और A को सिर्फ 2 2 4 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं। तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन C को मिले तो C सबसे लंबा बॉन्ड होगा, उससे छोटा B, उससे छोटा A। तो आंसर हो जाएगा C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। तो भूलेंगे नहीं इस बात को, हाइपर कंजुगेशन का बहुत ही बढ़िया GOC का क्वेश्चन था, मेंस और नीट लेवल का, जो बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इससे रिलेटेड और भी कई क्वेश्चंस रैंक बूस्टर में आएंगे। तो मैं चाहता हूं कि जब वो क्वेश्चंस आप करो तो आपके चेहरे पे एक मुस्कान हो और आप उसको बहुत कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्लासिकल लेडी। एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके दिमाग की बत्ती जला देगा। क्यों? आपने स्टेबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे, मुझे उम्मीद है आप तैयारी कर रहे हो 1 साल 2 साल से, आपने बहुत बढ़िया स्टेबिलिटी का क्वेश्चन किया होगा। ये एक एडवांस एम्स लेवल का क्वेश्चन है, इसको कोशिश करें खुद से करने की। स्टेबिलिटी बताने के लिए बोला गया, ठीक है। हम बात करते हैं। सबसे पहले एक अगर ऊपर देखा जाए तो हम देख पा रहे हैं कि यहां पर हाइपर कंजुगेशन वर्क कर रहा है, यहां पर मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस वर्क कर रहा है, यहां पर भी थोड़ा सा रेजोनेंस बैक बॉन्डिंग वर्क कर रहा है, और यहां पे कुछ और हो रहा है। तो सबसे पहले समझ जाएं, ये है हमारा TCPP, इसका नाम है ट्राई
ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपीनियम कटायन, भूलेंगे नहीं, इसका नाम है ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपीनियम कैटायन। और मैं आपको बता दूं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इतिहास में सबसे पावरफुल स्टेबलाइज्ड कैटायन है। आज तक इससे ज्यादा शक्तिशाली पावरफुल स्टेबलाइज्ड कैटायन साइंटिस्ट ने नहीं डेवलप किया है। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, TCPP। हम बहुत सारे अलग अलग साइक्लिक स्ट्रक्चर देखते हैं, डांसिंग रेजोनेंस देखते हैं, उनका क्या रोल है यहां समझे, और ये क्यों इतना ज्यादा स्टेबल है गैसेस फेज में, इस पे हम बात करेंगे। तो ये TCPP बहुत फेमस है, एडवांस में आने की हाई प्रोबेबिलिटीज कैटायन की रहती है हमेशा से ही। तो देखते हैं इसको इस बार में। देखो पहली बात तो बेटा ये कि अगर हम यहां पर पॉजिटिव चार्ज दे दें तो पहली चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि एरोमेटिक सिस्टम है या नहीं, एग्री करते हो ना बेटा, ये एक एरोमेटिक सिस्टम है। तो एरोमेटिक सिस्टम तो अपने आप में महाशक्तिशाली सूरवीर बल हल्क नहीं हल्क भी, हाँ, बट बहुत स्टेबल होते हैं, ठीक, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। अब समझ बेटा, यहाँ पे देखो क्या किया गया है कि यहाँ पे एक साइक्लोप्रोपाइल रिंग लगाया गया है, यहाँ पर एक साइक्लोप्रोपाइल रिंग लगाया गया है, यहाँ पर एक साइक्लोप्रोपाइल रिंग लगाया गया। पहली बात तो ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये बहुत खुददार पॉजिटिव चार्ज है, ये ऑटोमेटिकली एरोमेटाइज हो रहा है, एरोमेटिसिटी से स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मान लो ये पॉजिटिव चार्ज यहां आया तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन है। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, हम ध्यान से देखें इसको, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन को। आपको पता है कि ये कैटायन भी बहुत से भी बहुत ज्यादा स्टेबलाइज होता है बिकॉज ऑफ डांसिंग रेजोनेंस। मैंने इस पे एक्सक्लूसिव वीडियो दी है, आपको पता है कि बहुत ही ज्यादा स्टेबलाइज है क्योंकि यहां पर डांसिंग रेजोनेंस काम कर रहा है। जल्दी जल्दी देखो तो इसके दोनों पैर थिरक रहे हैं, लेफ्ट राइट। तो डांसिंग रेजोनेंस के वजह से ये काफी ज्यादा स्टेबलाइज है। तो एक तो क्या है कि ये अपने आप में ये एरोमेटाइज हो गया, एरोमेटिसिटी काम कर रहा, तो ये खुद बहुत ज्यादा स्टेबलाइज, उसके बावजूद एरोमेटिक है, स्टेबल हो गया, जरूरत नहीं है किसी चीज की, फिर भी थोड़ा सा भी पॉजिटिव चार्ज जो रिंग के अंदर रोटेट कर रहा है उसको स्टेबलाइज करने के लिए तीन महावीर शूरवीर ये साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप लगे हुए हैं, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल। ये क्या करेंगे, ये जो चार्ज है ना, इस पॉजिटिव चार्ज की धज्जियां उड़ा देंगे, पॉजिटिव चार्ज रहेगा ही नहीं। तो इस पूरे सिस्टम के अंदर पॉजिटिव चार्ज इतना स्टेबलाइज हो जाता है, इतना मिनिमाइज हो जाता है कि ये अपने आप में इस पूरे यूनिवर्स का सबसे पावरफुल कार्बोकैटायन है। दिस इज नोन एज TCPP। तो भूलेंगे नहीं, एडवांस में आने की इसकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है, तो सबसे ज्यादा 4। अच्छा, इसके बाद समझते हैं, इसके बाद होगा 2। क्यों बेटा, क्योंकि यहां पे बहुत ही बढ़िया रेजोनेंस, इधर से भी इसको स्टेबलाइज कर सकता है, बैक बॉन्डिंग हो सकती है, इधर से भी बैक बॉन्डिंग, बैक डोनेशन है, इधर से भी बैक डोनेशन है। तो सबसे पहला हो जाएगा 4, ठीक है बेटा। इसके बाद हो जाएगा 2, ठीक है। इसके बाद यहां पर हाइपर कंजुगेशन है और यहां पर रेजोनेंस है, बैक बॉन्डिंग है जो कि ज्यादा स्ट्रांग मानी जाती है, तो हो जाएगा इसके बाद हमारे पास 3 और उसके बाद हमारे पास हो जाएगा 1। तो आंसर हो गया 4 2 3 1। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 4 2 3 है, भूलेंगे नहीं। TCPP क्या होता है, कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्बोकैटायन था जिसकी स्टेबिलिटी आपने देखी, और बाकी तो कुछ बेसिक्स चीजें थी जैसे कि ये आप जानते होगे। उम्मीद है आपको कंसेप्ट पसंद आया होगा, पसंद आया ना, हाँ, तो याद रखना इसको, ठीक है। आगे आते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि 4 कंपाउंड दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है इसका ईज ऑफ आयोनाइजेशन किस में कन्वर्ट करने के लिए, एक कार्बोकैटायन बनाइए और ब्रोमाइड आयन में कन्वर्ट कीजिए। तो देख लेते हैं। अब देखो बेटा, यहां से अगर मैं Br- हटाता हूं तो पहला स्पीसीज क्या बनेगा, अगर मैं यहां से Br हटाता हूं तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये क्या है, एंटी एरोमेटिक फोल्ड टोन सिस्टम, तो ये कभी भी नहीं होगा, बहुत दिक्कत से हटेगा या हट नहीं सकता ये Br कभी भी। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरे ऑप्शन में। तो दूसरे ऑप्शन में अगर हम Br हटाते हैं बेटा तो देखो क्या बनेगा, यहां से यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इससे Br- हट गया, यहां पाई बॉन्ड। अभी क्या होगा, अच्छा बहुत बढ़िया कंजुगेशन, ये यहां आएगा तो ये यहां आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या हो गया, O, और यहां से यहां पाई बॉन्ड, O पे प्लस ये।
अभी क्या हो गया बेटा, जैसे ही ये Br को हटाएगा ये एरोमेटाइज हो जाएगा, एक एरोमेटिक सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब बहुत स्टेबल हो जाएगा। तो हम बहुत कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी के साथ आसानी से इस Br को हटा सकते हैं। तो सबसे आसानी से जिसका आयोनाइजेशन होगा वो आई थिंक B होगा। तो यहां तक क्लियर है। अच्छा C पे आते हैं। C पे हटेगा नहीं क्योंकि यहां पर रेजोनेंस काम कर रहा है, जिसके वजह से ये जो बॉन्ड ऑर्डर है थोड़ा सा बढ़ गया है, बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा कम हो गया है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी थोड़ी सी बढ़ गई है, तो इसको हटाने में फिर से दिक्कत आएगी। यहां पर हाँ ठीक है, थोड़ा सा आसान है बट बहुत आसान नहीं है जितना कि बी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो आई थिंक समझ में आया होगा, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। और अगेन आपको लग रहा होगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एमके सर रैंक बूस्टर बनाए और बेसिसिटी का क्वेश्चन ना हो। तो बेटा इसका मेरा सिंपल सा रिप्लाई ये है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ है आईआईटी के हिस्ट्री में कि कोई क्वेश्चन पूछा गया है जो या तो मेंस या तो एडवांस में ना हो। मेनी टाइम्स दोनों में होता है। लास्ट ईयर मेंस और एडवांस दोनों में बेसिसिटी वाले क्वेश्चन थे। तो एसिडिटी और बेसिसिटी वाले क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे। अब ये एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन आपके सामने, एडवांस और एम्स लेवल का क्वेश्चन दिख रहा है और ये मेंस और नीट लेवल का है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो आपको जैसे ही हमारे दिमाग में बेसिसिटी की बात आती है ना, तो हमारे दिमाग में आता है ग्वाइनिडीन। और ग्वाइनिडीन आईआईटी काफी पूछती आ रही है। 2015 में भी पूछा गया, 17 में भी पूछा गया। ग्वाइनिडीन काफी पुराना हो गया है, लास्ट ईयर भी ग्वाइनिडीन आया। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ग्वाइनिडीन थोड़ा सा ऑब्सोलीट हो गया है, ओल्ड फैशन्ड हो गया है। तो आईआईटी अब इसमें थोड़ा सा टेस्ट बनाएगी, थोड़ा सा स्वाद डालेगी। और अब आपके सामने, क्योंकि हम जनरली क्या बोलते हैं कि ग्वाइनिडीन की जो बेसिसिटी होती है ना, लगभग में NaOH के इक्वल होती है। मतलब ये एक इनऑर्गेनिक जो एल्कलाई है ना उसको टक्कर दे सकता है, बट टक्कर दे सकता है, उससे जीत नहीं सकता। आज मैं आपको एक ऐसे बेस से मुलाकात करवाता हूं जिसे सुपर बेस बोला जाता है। दिस इज नोन एज सुपर बेस एंड I'm glad to inform you that this base is more basic than NaOH. Yes, ये NaOH से भी ज्यादा बेसिक है। इसको बोलते हैं ऑर्थो डाई इथाइनाइल बेंजीन। समझना, क्योंकि ऐसे हवा में हम बातें नहीं करते। एक बहुत ही एडवांस लेवल का बढ़िया क्वेश्चन है ये। बेटा देखो, ये जो है ना, यहां से इसका नाम है ऑर्थो डाई इथाइनाइल बेंजीन। समझो यहां पे हुआ क्या है, इसको बोला जाता है सुपर बेस और इसकी बेसिसिटी ग्रेटर देन होती है NaOH से, इनऑर्गेनिक बेसिस से। और इसका रीजन है, देखो एक अच्छा बेस वो होता है जिसकी प्रोटॉन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हो, मतलब जिसकी अंदर से चाहत हो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने की। जितना पावरफुल बेस होगा वो उतना ज्यादा प्रोटॉन एंथैल्पी दिखाएगा, उतने पागलों के जैसा प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं बोलूं CH3-, अगर मैं बोलता हूं CH3-, और अगर मैं आपको बोलता हूं दूसरी तरफ OH-, और मैं बोलूं इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन है, तो सीधा सा अपन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, लॉजिकली सोचते हैं, साइंस के स्टूडेंट, तो अपन बोलेंगे इसको एक प्रोटॉन दे दो। प्रोटॉन एंथैल्पी जितनी ज्यादा होगी तो सबसे पागलों के जैसा प्रोटॉन ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा और CH4 बना लेगा। रीजन क्या है कि CH3 बहुत ही अनस्टेबल है, बट OH कहीं ना कहीं स्टेबल है, तो ये H+ के साथ H2O बनाएगा। तो जो जितना पागलों के जैसा प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जुनून के जैसा एनर्जी रिलीज करेगा, वो उतना पावरफुल बेस होगा। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो हम पाएंगे ये जो ऑर्थो डाई इथाइनाइल बेंजीन है ना, ये हाईली अनस्टेबल है। ये नेगेटिव चार्ज, ये सिस्टम यहां से यहां तक सिस्टम, ये नेगेटिव चार्ज, इसको ये +M शो कर रहा है, ये -M शो कर रहा है। नेगेटिव बहुत बूम बूम चार्ज हो गया है, यहां पर भी ये नेगेटिव बूम बूम चार्ज हो गया है। तो ये सिस्टम जस्ट लाइक, अगर इसको प्रोटॉन ना मिला तो ये मर जाएगा, इसको चाहिए ही चाहिए प्रोटॉन। ये प्रोटॉन का बहुत भूखा है, इसीलिए जब तुम इसे प्रोटॉन दोगे तो तुम्हें पता है कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 1843 किलो जूल पर मोल, 1843 किलो जूल पर मोल। ये इतिहास का सबसे पावरफुल प्रोटॉन गेन एंथैल्पी है। इतनी एनर्जी कभी भी रिलीज नहीं होती है किसी भी एनायन से। तो ये बहुत ही पावरफुल सुपर बेस है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एडवांस में ही आपको नजर आ सकता है, भूलेंगे नहीं। क्या मैंने बोला? ऑर्थो डाई इथाइनाइल बेंजीन।
This is known as super base and this is more basic than even inorganic very well known bases like NaOH and KOH. So बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं, ठीक है। आगे हम आते हैं, तो एक नंबर पे तो हमारा ये हो गया, तो सबसे पावरफुल हो गया 1। अच्छा, इसके बाद आते हैं, अच्छा यहां पे अब आपको पता है मैंने नेगेटिव चार्ज आपको देखना है, यहां तो कहीं ना कहीं ये स्टेबलाइज हो जाएगा CH2- ये तो रेजोनेंस कर रहा है, यहां पर भी बहुत ही बढ़िया स्टेबलाइजेशन काम कर रहा है, यहां पे कोई भी स्टेबलाइजेशन काम नहीं कर रहा है। तो 1, इसके बाद आ जाएगा 3, इसके बाद आ जाएगा 2 और सबसे लास्ट में आ जाएगा 4। आप इसको ऑपोजिट भी देख सकते थे कि जो जितना अच्छा एसिड होगा उसका कंजुगेट बेस उतना बुरा होगा और जो जितना बुरा एसिड होगा उसका कंजुगेट बेस उतना अच्छा होगा, ऐसे भी आप चेक कर सकते थे और मैंने काफी लॉजिकली आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर? तो डाउट नहीं होना चाहिए, याद रखना ऑर्थो डाइथाइनाइल बेंजीन आज का हीरो है। ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं केमिकल नेम ऑफ मेलामिन। दैट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन बिकॉज ये क्वेश्चन पॉलीमर साइंस से डायरेक्टली पूछा गया, पॉलीमर चैप्टर से। अगर आपने एनसीईआरटी का वो टेबल जो बना हुआ है मोनोमर और पॉलीमर का वो याद किया होगा तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पहले भी एग्जामिनेशन में आ चुका है। कैसे कि मेलामाइन में कितने लोन पेयर होते हैं मोनोमर यूनिट में, और भी बहुत तरह की चीजें कि मेलामाइन में कैसा कंजुगेशन है, मेलामाइन की एरोमेटिसिटी, अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। बट डोंट वरी, एक आसान सा क्वेश्चन है, यहां पर इन्होंने केमिकल नेम पूछा है। तो बेटा मेलामाइन ये होता है N यहां से N, ठीक है, और यहां NH2, यहां NH2, यहां NH2, ठीक है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये बेटा है हमारा मेलामाइन, ठीक है। तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ये हो गया मेलामाइन। अब हमसे पूछा गया इसका IUPAC नाम क्या है। अब ये बहुत ही मैंने बढ़िया क्वेश्चन इसको इसलिए बोलूंगा क्योंकि हर बार पूछते हैं लोन पेयर कितना है, कंजुगेशन कैसा है, कितने नाइट्रोजन है, कितने कार्बन है, बट कभी ये नहीं पूछते इसका केमिकल नेम क्या। अगर पूछ दिया जाए तो आप फंस जाओगे। तो समझो बेटा इसका केमिकल नेम क्या है। ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए मैंने एक वीडियो डाली थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसमें नंबरिंग स्टार्ट की जाती है कहां से, हेट्रो एटम से, 1 2 3 4 5 6। और ये क्या है, ये 3 नाइट्रोजन है और कंप्लीटली अनसैचुरेशन है, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राइअजाइन, है ना। अजा आता है, इजा आता है और ये इन हो जाएगा तो ए हट जाएगा तो अजाइन, ठीक है। और कहां कहां है, 1 3 और 5 पे नाइट्रो है, तो 1 3 5 ट्राइअजाइन। और कितने पे अमीनो है, 2 4 6, तो 2 4 6 ट्राई अमीनो 1 3 5 ट्राइअजाइन। चलिए, तो 2 4 6 ट्राई अमीनो, है ना, यही तो है, हाँ, 2 4 6 ट्राई अमीनो 1 3 5 ट्राइअजाइन। आप कंफ्यूज हो जाते, नेगेटिव मार्किंग हो जाती अगर आप यहां से नंबर देते, इस NH2 को 1 2 नंबर देते तो आपका आंसर गलत आ जाता। हेट्रोसाइक्लिक में हेट्रो एटम से नंबरिंग होती है और कंप्लीट, पार्शियल अनसैचुरेशन नहीं है, कंप्लीट अनसैचुरेशन है, तो 3 बार है इजा, तो ट्राई इजाइन। तो आगे यहां वोवेल से स्टार्ट हो रहा है तो ए चला गया, तो 1 3 5 ट्राइअजाइन। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है एसिडिटी का, और आप सोच रहे होंगे कि 7-8 क्वेश्चन आ गए, अभी तक एसिडिक स्ट्रेंथ पे सर ने कोई क्वेश्चन नहीं दिया है। तो ये लीजिए, आपके पास एक एडवांस एम्स लेवल का, मेंस लेवल, नीट लेवल से थोड़ा ऊपर और एडवांस के आसपास का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और मैं इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। ये है क्या, पहले तो आप समझ जाइए, ये तीनों, इसमें से एक बहुत हमारा जाना पहचाना कंपाउंड है। ये आप बता सकते हो ये क्या है। ये, इसका नाम एक एसिड है, पहले तो मैं बता दूं, स्क्वायरिक एसिड। ये एक स्क्वायर दिख रहा है ना, इसलिए इसको बोलते हैं स्क्वायरिक एसिड। तो पहले तो आप समझ जाइए, इसके बारे में मैं कुछ बात आपको बता दूं। ये जो बेटा आपको फ्यूचर में कभी भी ये बंदा दिख जाए ना, तो इसको इस नाम से बोलना, हेलो स्क्वायरिक। ये आपका स्क्वायरिक एसिड होता है, क्योंकि ये स्क्वायर है, दैट्स व्हाई। और मैं आपको बता दूं, इन दोनों प्रोटॉन की ना पीके वैल्यू अलग अलग होती है। कभी टाइम मिला तो उस पर डिटेल पे वीडियो बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं इतना आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जितना आप एडवांस लेवल तक आपके लिए रिक्वायर्ड है। तो एक्चुअली बेटा होता क्या है कि आपको पता है कि अच्छा एसिड वो होता है जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज्ड हो जाए। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब आप इसका H हटाओगे ना, तो नेगेटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिव चार्ज क्या होता है, यहां जाता है, ये यहां आता है, ये यहां आता है, तो रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड हो जाता है। वैसे ही अगर हम इस पे नेगेटिव चार्ज दें तो ये यहां आएगा, ये यहां आएगा, ये यहां आएगा। तो एक्चुअली ये हुआ कि इसका जो कॉन्जुगेट बेस होता है ना, कॉन्जुगेट बेस वो स्टेबलाइज्ड हो जाता है, स्टेबलाइज्ड हो जाता है किसका यूज करके, रेजोनेंस का यूज करके। और काफी लंबा रेजोनेंस है, दूर तक एक्सटेंडेड कंजुगेशन में है, तो इसका कंजुगेट बेस एक्सटेंडेड कंजुगेशन में होने की वजह से स्टेबलाइज हो जाता है। और एक बहुत ही स्टेबल कंजुगेट बेस का मतलब है एसिड बहुत बढ़िया है। तो ये जो स्क्वायरिक एसिड है ना, बहुत बढ़िया एसिड होता है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, आने वाले टाइम में
इस पे बढ़िया आईआईटी क्वेश्चन पूछ सकती है, मेडिकल क्वेश्चन पूछ सकती है। स्क्वायरिक, फॉर्मिक एंड एसिडिक, तो पीके वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर हम बात कर लेना बेटा, तो स्क्वायरिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है फॉर्मिक के कंपैरिजन में, फॉर्मिक एसिड के कंपैरिजन में, एंड देन एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में। तो भूलेंगे नहीं, एक बहुत ही बढ़िया रिलेशन आपको मैंने बताया। और स्क्वायरिक के बारे में मैंने बताई, एक्सटेंडेड कंजुगेशन तो बहुत ज्यादा स्टेबल है। देख लो चुन चुन के कंपाउंड आपके पास आ रहे हैं, शानदार जोशीले कंपाउंड, ठीक है। तो स्क्वायरिक एसिड बहुत बढ़िया पीके है, बहुत बढ़िया एसिडिक है। अच्छा, यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन 2 हैं, आप किसी एक को निकाल दीजिए तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, और जब ये माइनस चार्ज आ जाएगा तो ये इधर भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कंजुगेशन आपको दिख रहा है, तो चलिए बहुत बढ़िया बात है। बट यहाँ कार्बन पे है तो उतना ज़्यादा स्टेबलाइज नहीं है, वहाँ ऑक्सीजन पे था इसलिए ज़्यादा बेटर स्टेबलाइज हो रहा था, तो 2 नंबर पे ये आ गया। तो सबसे पहले हो गया 1, इसके बाद हो गया 2, और लास्ट में तो ये 3 बचा। ये 3 कुछ नहीं है बेटा, बहुत कम एसिडिक होगा। दिस इज नथिंग बट ए नॉर्मल एलिफेटिक अल्कोहल, ये नॉर्मल एलिफेटिक डायोल है, 2 OH लगे हुए हैं, किसी भी तरह का कंजुगेशन नहीं है, छटा दो O पे माइनस रहेगा, दैट्स ऑल। सबसे पीछे ये चला गया, तो ऑर्डर हो गया 1 2 3, ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास? 1 2 3, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल क्लियर, भूलेंगे नहीं स्क्वायरिक एसिड। चलिए बेटा आगे आते हैं। बैरियर ऑफ रोटेशन, ऐसा क्वेश्चन मैंने प्रीवियस रैंक बूस्टर में भी से मिलता जुलता क्वेश्चन दिया था। यहां पर तो ऑर्डर नहीं पूछा है, सिर्फ एक ही आंसर पूछा है कि किसमें मैक्सिमम क्या आएगा, बैरियर पूछा है। हाँ, बैरियर ऑफ रोटेशन पूछा है, मैक्सिमम किसमें होगा। तो सबसे ये इस डबल बॉन्ड के थ्रू आपको घुमाना है, तो बोला गया घुमाने में सबसे दिक्कत किधर आएगी, कठिनाई किधर होगी। तो घुमाने में दिक्कत उसमें आएगी जिसमें हो सकता है कोई एक एंटी एरोमेटिक बन जाए या दोनों एंटी एरोमेटिक बन जाए। तो अब देखो इसको अगर हम घुमाते हैं तो मान लो यहाँ प्लस, अगर मैं इसको घुमाऊं यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस लाऊं, तो ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, तो ये तो बहुत आसानी से घूम जाएगा, ठीक है। यहाँ आते हैं, इधर से अगर हम घुमाते हैं तो यहाँ पे आएगा अगर प्लस और यहाँ पे आया माइनस, अच्छा तो एक एंटी एरोमेटिक बन रहा है, या ऊपर आया माइनस प्लस तो भी एंटी एरोमेटिक बनना, तो यहाँ पर दिक्कत आएगी, यहाँ पे दिक्कत आएगी। आगे देखते हैं, अगर मैं इसको घुमाता हूँ तो इस पे प्लस और इस पे माइनस, तो ये बन गया ट्रोपाइलियम, ये भी एरोमेटिक है, और ये 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये भी एरोमेटिक है, तो ये दोनों एरोमेटिक है। यहाँ पर भी दोनों एरोमेटिक बन रहा है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर एक सिस्टम कोई ना कोई एक एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। अगर तुम घुमाओगे इस पे प्लस दोगे तो ट्रोपाइलियम तो एरोमेटिक हो गया, लेकिन नीचे वाला जो है ना ये आपका साइक्लोप्रोपीनाइल कार्बेनाइन बन जाएगा, जो 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो अनस्टेबल हो जाएगा। या अगर इस पे माइनस देते हो तो 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, फिर से अनस्टेबल हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो कुछ भी कर लो, इसको घुमाने में आपको काफी दिक्कत आएगी, काफी एनर्जी देनी होगी। इसका रोटेशन बैरियर मैक्सिमम है, तो आंसर हो जाएगा 2 है क्या, ये रहा 2। बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो कितने आसान क्वेश्चन हैं, इसको घुमाया जाता है कई बार। इसको अब एडवांस की आदत क्या होती है, बहुत लंबे लंबे लाइन लिख देंगे कि एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी से ऐसा देखा गया कि इतने वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी पे इसका रोटेशन बैरियर इतना 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 पाएगा, डराने की कोशिश करेंगे। कंसेप्ट से मत आप भटकना। कंसेप्ट क्या है जो मैंने आपको सिखाया, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक चेक कर लेना है, क्योंकि स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम होता है एंटी एरोमेटिक, जो कि रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल पाए जाते हैं, याद रखना। आगे आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड डिक्रीज, एक अगेन बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है, मेंस और नीट लेवल का समझे। तो यहाँ पे आपको कुछ बेसिस दिए गए हैं और स्टेबिलिटी पूछा, बेसिक स्ट्रेंथ पूछा गया है। तो सबसे ज्यादा बेसिक ऑब्वियसली आपको पता है, यहाँ ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और यहाँ पे प्रोटोनेशन किस नाइट्रोजन पे होगा, इस नाइट्रोजन पे। अगर मैं इसको एक प्रोटोन दे दूं तो यहाँ पर प्लस M आएगा, और इस पे क्यों हुआ, क्योंकि प्लस MnH2 का काम कर रहा है, जिससे इस पे चार्ज डेंसिटी बढ़ गई है। तो यहाँ पर प्रोटोन आके लगेगा NH2 पॉजिटिव। इसके बाद तो आपको पता ही है क्या होगा, ये लोन पेयर अंदर आएगा तो ये यहाँ आएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का डीलोकेलाइजेशन हो गया। तो हमने क्या देखा, ये एक ऐसा बेस है जिसका कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है वाया रेजोनेंस। और इसी पे प्रोटोनेशन इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट इस नाइट्रोजन का काम कर रहा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास अक्सर पूछे जाते हैं। ग्वाइनिडीन भी ऐसा ही एग्जांपल है, NH2 डबल बॉन्ड NH, आपको पता है यहाँ पर मेसोमेरिक इधर से काम कर रहा है, तो इस पर चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो अगर हम इसको एक प्रोटोन और दे देते हैं NH2 पॉजिटिव CNH2 तो आगे की कहानी आपको पता है, ये यहाँ से या ये यहाँ से पॉजिटिव चार्ज तीनों नाइट्रोजन ऊपर रोटेट कर जाता है, डीलोकेलाइज हो जाता है, इसलिए बहुत स्टेबल होता है। तो जहां कहीं भी आपको NH2C डबल बॉन्ड NH का लिंकेज दिखे, जैसे यहां पे दिख रहा है NH2 डबल बॉन्ड CNH का लिंकेज, तो ये बहुत ही ज्यादा बेसिक होता है। तो सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा बेटा कौन हमारे पास, 2।
अच्छा इसके बाद आ जाते हैं, अगला बेसिक हो जाएगा हमारे पास एक, हम इस पे बात करेंगे क्यों। एक हुआ, एक में सीधा इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है और कुछ नहीं है, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट से यहाँ पे चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो लोन पेयर का डोनेशन आसान हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे बात करते हैं, ये अच्छा बेस नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर जो है वो डीलोकेलाइज हो गया है, क्योंकि CH3CO जो है आपका एक -M ग्रुप और -I नेचर शो करता है और NH2+M शो करता है, दोनों कंजुगेशन में है तो लोन पेयर डीलोकेलाइज हो गया। ये हमारे पास बेटा सल्फोनामाइड है जो कि बहुत ही गंदे बेस होते हैं, बहुत पुअर बेस होते हैं, क्योंकि इनका लोन पेयर बहुत बुरी तरीके से डीलोकेलाइज हो जाता है, मतलब लोन पेयर आपको दिखेगा ही नहीं, तो सल्फोनामाइड सबसे पीछे चला जाएगा। तो ऑर्डर हो गया हमारे पास क्या, पहले हमारे पास बेटा हो गया 2, उसके बाद हमारे पास हो गया 1, उसके बाद हो गया 3, उसके बाद 4, तो 2 1 3 4, दैट्स ऑल। किसी भी तरह का डाउट नहीं है। एसिडिटी का क्वेश्चन देख लिया, रोटेशन बैरियर का क्वेश्चन देख लिया, बेसिसिटी का मेंस लेवल का क्वेश्चन देख लिया, कैसा भी डाउट नहीं होना चाहिए। फटाफट नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बहुत ही क्लासिकल जेई मेंस और नीट लेवल का क्वेश्चन है, और आई थिंक अगर आपने लास्ट 35 इयर्स की बुक अगर जेई मेंस या ट्रिपल की सॉल्व की होगी, नीट की सॉल्व की होगी, तो एआईपीएमटी वाली, तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और एक बहुत ही वेल नोन फैक्ट है, अगर आपको एनसीईआरटी भी गिवन होगी ना बेटा, अगर एनसीईआरटी भी आपके पास होगी तो आपको पता होगा कि जब हम बेंजीन का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करते हैं तो एक मोल यहां से ग्लाइऑक्सल, एक मोल यहां से ग्लाइऑक्सल और एक मोल यहां से ग्लाइऑक्सल बनता है, तो 3 मोल हमारे पास बेटा ग्लाइऑक्सल बनता है, COH और COH। बहुत आसान है, शॉर्टकट भी लगाओगे तो एक OH, एक O यहां लगा दो, एक O यहां लगा दो, तो एक एल्डिहाइड यहां, एक एल्डिहाइड यहां, वैसे एल्डिहाइड एल्डिहाइड, तो 3 मोल ग्लाइऑक्सल बनेंगे। फिर हमें बोला गया कॉन्क NaOH के साथ, बहुत बढ़िया है, और आपको पता है कि ग्लाइऑक्सल बहुत ही खूबसूरत CR दिखाती है, कानेज़रो रिएक्शन दिखाती है। जब हम वैसे एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं हो, जब हम उसको कॉन्क NaOH या कॉन्क KOH के साथ हीट करते हैं तो वो बेसिकली डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाता है, मतलब एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है। इसको बोलते हैं CR, कानेज़रो रिएक्शन। तो इसका भी कानेज़रो रिएक्शन हो जाएगा। और सीधा सा अब यहां पे बेटा क्या है कि COOH मत लिख देना, क्योंकि NaOH से फिर से रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेगा, O Na+, और यहां से हो जाएगा CH2OH। ऐसा कोई ऑप्शन है, यही तक तो छोटा सा मेंस और नेट लेवल का क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल नहीं था, तो ये वाला आंसर करेक्ट है, C। ठीक है, ये होगा। आप ऐसा ना करें कि इसको एक बार ऑक्सीडाइज एक बार रिड्यूस कर दें, ना, 2 ग्रुप्स इसमें, इनको एक बार ऑक्सीडाइज और एक को एक बार रिड्यूस करना होता है। बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है ग्लाइऑक्सल का, भूलना नहीं है इसको। ठीक है, ऐसा। और ऐसा मैंने क्वेश्चन आपको और करवाया था, क्या बेंजीन 1,2-डाइकार्बल्डिहाइड, वहां पर भी ऐसा ही होता है, एक बार ऑक्सीडाइज और एक बार रिड्यूस, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे हम आते हैं, हमसे पूछा गया है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा इस रिएक्शन सीक्वेंस का। तो बेटा आप खुद देखो, यहां पर ना एक कार्बोकैटायन जनरेटर है, इसमें बहुत डिटेल में वीडियो मैंने डाली है, फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन का, वहां पे मैंने डिटेल में AlCl3 का रोल ऑर्गेनिक में कहां बात किया है। AlCl3 क्या करेगा, कार्बोकैटायन जनरेट करेगा, और कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा, टर्शरी ब्यूटाइल, और क्या होगा, टर्शरी ब्यूटाइल इसके साथ कनेक्ट होगा। तो पहली चीज जो हमें दिख रही है वो दिख रही है यहां से CMe3। चलिए सिंपल था, आसान सा, सारे पोजीशन एक जैसे थे, मैंने टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन बनाया, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत स्टेबल है, तो सीधा ये कनेक्ट हो गया। आगे ओके, दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। आगे हमसे कार्बोकैटायन बनाना है CH3 CH2 CH2 Cl, और यहाँ पर AlCl3। अगेन अगर हम इसको कनेक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। अब आपको पता है यहाँ पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा और बन जाएगा CH3 CH CH3 पॉजिटिव। ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है क्योंकि ऊपर वाला 1 डिग्री था, ये 2 डिग्री है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब CMe3 क्या है, आपको पता है ऑर्थो पैरा डक्टिंग ग्रुप है, या तो ऑर्थो या तो पैरा पे लगेगा। ये कुछ चुके, ये बहुत ही ज्यादा बल्कि हैं तो ऑर्थो पे लगेंगे नहीं, तो ग्रुप कहां पे लगेगा, पैरा पे लगेगा। यहां हो जाएगा CH3, यहां हो जाएगा CH3। ओके, इसके बाद एक बहुत ही कॉमन जो कि कई बार AIPMT, नीट और जेईई मेंस में नजर आया है, कई रीजनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में नजर आया, ये रिएजेंट, ये बेटा क्या करता है, KMnO4OH या KMnO4H+ के प्रेजेंस में जब हीट करते हैं ना, तो बेंजाइलिक पोजीशन पे कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, एट लीस्ट 1 अल्फा H होना चाहिए, तो ही ये काम करेगा। तो याद रखेंगे KMnO4H+ और हीट, या KMnO4OH- और हीट, ये तभी ऑक्सीडाइज कर सकता है इस तरह के कंपाउंड्स को जब यहाँ पर एक हाइड्रोजन हो, जैसे CH3 हो सकता है, CH2 हो सकता है, CH हो सकता है। पर अगर इसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का हाइड्रोजन नहीं है, तो सिर्फ नीचे वाले को आप ऑक्सीडाइज कर दे बेटा, तो यहाँ ऊपर में टर्शरी ब्यूटाइल ऐसे ही रह जाएगा, यहाँ COH हो जाएगा। अगर आप
इसको भी ऑक्सीडाइज कर देते तो आपका आंसर ये आता, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग था, नेगेटिव मार्किंग हो जाता। तो आपने क्या करना है, आपने ये ले लेना है, डी आंसर आपका करेक्ट है। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? थोड़ी सी मेरी एनर्जी डाउन लग रही होगी, रात के 12 साढ़े 12 बज रहे हैं, मेरे पास टाइम बहुत बिजी चल रहा है बेटा, बट आपके लिए ही सिर्फ रैंक बूस्टर लाया हूँ। आप रिजल्ट अच्छा ला के दिखाओ, हमें बहुत खुशी होगी, ठीक है? तो ये आई थिंक क्लियर हो गया। फटाफट नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ओके बेटा, लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है जो कि एडवांस लेवल का बोला जा सकता है। यहां पे आप क्लियर देख रहे हो कि आपके पास बेंजीन है और आपके पास एक एनहाइड्राइड एसिड एनहाइड्राइड दिया गया है और AlCl3H3O। मतलब यहां पर आपको बोला जा रहा है फिल्डक्राफ्ट एसाइलेशन करवाने के लिए, ठीक है? तो सबसे वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। तो आपको पता है ये जो लोन पेयर है ये AlCl3 के एल्युमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाएगा और बेसिकली होगा क्या, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मैं यहीं से ब्रेक कर रहा हूं, यहां में पॉजिटिव चार्ज दे दिया और O को बॉन्ड बना देता हूं AlCl3 के साथ, तो हमारे पास AlCl3 पे एल्युमिनियम पे माइनस चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा, बेंजीन इस पर अटैक करेगा। तो बेसिकली एक नॉर्मल सा एसाइलेशन रिएक्शन है और हमने इसमें कुछ भी नहीं किया है, तो समझना यहाँ पे बेटा। अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर बेंजीन हो गया, यहाँ पे हो गया C डबल बॉन्ड O और यहाँ से 4 कार्बन होंगे, तो यहाँ से दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, यहाँ से C डबल बॉन्ड O और यहाँ से O और हो गया AlCl3, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या हो गया, माइनस, ठीक। इसके बाद जब हम इसका ये देख रहे हो नीचे हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद क्या होगा, ऑब्वियसली एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हो गया C डबल बॉन्ड O, यहां से ये हो गया C डबल बॉन्ड O और हमारे पास हो गया OH, ठीक। अब हमें बोला गया जिंक अमलगम और HCl के साथ रिएक्शन करवाने के लिए, तो बेटा आप मुझे बताओ जिंक अमलगम HCl के साथ कौन सी रिएक्शन होती है? जी हाँ, बिल्कुल क्लेमेंसन्स रिडक्शन होती है। एल्डिहाइड या कीटोन को क्लेमेंसन्स रिडक्शन या वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन का यूज करके बहुत आसानी से रिड्यूस किया जा सकता है CO को CH2 में। बट याद रहे ये एसिड को रिड्यूस नहीं करता है, ये कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस कर देता है। इसका मतलब है ये इसको रिड्यूस कर देगा बट इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो फर्दर हमारे पास क्या हो गया बेटा, यहां से बेंजीन लगा रह गया और यहां से ये रिड्यूस होके यहां से C डबल बॉन्ड O और हो गया OH। अब आगे देखते हैं क्या, कॉन्क H2SO4। अब आपको पता है कॉन्क H2SO4 के साथ जब आप हीट करते हैं तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा और हमारे पास ये कंपाउंड फॉर्म हो गया। देखिए ये कंपाउंड हमारे पास अल्टीमेटली फाइनली फॉर्म हो गया। क्या ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास है? पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। तो हमने क्या किया, हमने फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन करवाया, इसके बाद हमने क्लेमेंसन्स रिडक्शन करवाया, इसके बाद हमने डिहाइड्रेशन करवाया और फाइनल हमारा प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर एक कंपाउंड A है, बोला गया KOH के साथ हीट करने पर ये बनता है, और तो हमें बैक कैलकुलेशन करके पता करना है कि A क्या था, क्योंकि इसके बाद जब हम A पता कर लेंगे तो हमें पता चलना है कि फॉर्मल्डिहाइड और KOH के साथ हीट करने पर प्रोडक्ट क्या आता है। तो चलिए थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, मेरे साथ बिल्कुल जैसे मैं सोच रहा हूँ ना बेटा वैसे आप सोचो। आप पहले इसको समझो, इससे मुलाकात करते, भाई तू है क्या पता करते। तो एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, एग्री करते हो ना? देखो बेटा ध्यान से, ये हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। अब बेस के साथ हीट करने पर अल्फा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड कब बनता है आप बताओ? जब हम एल्डोल कंडेंसेशन करवाते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन के केस में ही ऐसा होता है जब हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है, क्योंकि पहले बनता है हमारे पास एल्डोल, जिसका फर्दर इवन CB मैकेनिज्म के थ्रू पानी निकल जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म होता है। तो इसका मतलब है किसी ना किसी का एल्डोल हुआ है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इसके जस्ट एडजेसेंट पोजीशन से ये कनेक्ट हुआ। इसका मतलब है कि इस वाले पार्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चल रहा है कि कार्बेनाइन साइक्लोहेक्सेनॉन बना होगा, इधर भी साइक्लोहेक्सेनॉन है। इसका मतलब है कि बैक कैलकुलेशन करने पर हम ये पाते हैं कि हमारे पास जो कंपाउंड है ना वो साइक्लोहेक्सेनॉन रहा होगा। देखो बेटा कैसे काम किया है, साइक्लोहेक्सेनॉन हुआ क्या कि बेस आया, इसका यहां से एसिडिक हाइड्रोजन ले गया, ये माइनस क्या किया, इसके ऊपर अटैक किया, तो ये बॉन्ड खुल के ऊपर चला आया, ठीक है बेटा। हमारे पास केस क्या बन गया, ध्यान देना। तो यहाँ पे ये 6 मेंबर सिस्टम है, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड जैसे का तैसा है, यहां से कनेक्ट हुआ है दूसरा 6 मेंबर सिस्टम, ठीक है बेटा। यहां से क्या हो गया है OH, इसके बाद क्या होगा, इवन CB से हम हीट करेंगे इसको तो यहां से पानी निकल जाएगा और फाइनली देखो हमें यही कंपाउंड फॉर्म होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा, देखो यही कंपाउंड तो फॉर्म हुआ। इसका मतलब जिसकी हम A की बात कर रहे हैं, A है हमारे पास साइक्लोहेक्सेनॉन। चलिए अब साइक्लोहेक्सेनॉन को फॉर्मल्डिहाइड के साथ ट्रीट करना है, KOH के प्रेजेंस में हीट करना है, तो मतलब बात हो रही है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की। एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो कार्बेनाइन कौन बनाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉन। तो बेसिकली हुआ क्या बेटा, अंतिम में बहुत ध्यान से देखना, जुड़े रहो हमारे साथ। यहाँ पे आ गया माइनस और दूसरा हमारे पास हो गया फॉर्मल्डिहाइड।
अब आपको पता है फॉर्मल्डिहाइड बहुत ही बढ़िया इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट करते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव है, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये उठ के ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास क्या फॉर्म हो गया बेटा, हमारे पास फॉर्म हो गया C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से हो गया O- जो बाद में मीडिया से H ले लेगा OH, और यहाँ पे हो गया CH2। इसके बाद यहाँ पर H और यहाँ OH है फिर से, क्योंकि यहाँ देखो हीट लिखा हुआ है तो पानी निकलेगा, रिमूव होगा, डिहाइड्रेशन हो गया, और फाइनली प्रोडक्ट फॉर्म हुआ यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O। चलिए देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? हाँ ये रहा ना, B ऑप्शन, B हमारा करेक्ट। समझ में आया, मजा आया, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, कंसेप्ट बूस्ट हुआ, अंदर से मजा आ रहा है, तो एनर्जी आ रही, तो लग रहा होगा यस कुछ हम सीख रहे हैं। बेटा मेन बात यही है, आप हमारे साथ इंटरनेट पे इतने देर बने हुए थे, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टू द पॉइंट बात की जाए और आपको वो चीज़ दिया जाए जिससे आपका रैंक बूस्ट हो। तो ये सारी चीज़ें बिना किसी स्वार्थ के आपके सामने प्रेजेंट की जा रही है, कि हमारी कोशिश है कि आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, खूब मन लगा के आगे बढ़ते रहे, और हमें याद रखें कि इस चैनल से, इस प्लेटफॉर्म से हमें हेल्प मिली, बस यही हमें चाहिए, यही हमारा सेटिस्फैक्शन है, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से इन सारे क्वेश्चंस को नोट करो, समझो, सीखो। ऐसे रैंक बूस्टर के बहुत सारे सीरीज आने वाले, बहुत सरप्राइजिंग चीज़ें भी आपको दिखेंगी। तो मिलते हैं अगले रैंक बूस्टर में, लेकिन जाने से पहले आपको मैं बता दूं 5 में एक्स्ट्रा क्वेश्चन नीचे पीडीएफ लिंक में डाल दूंगा, जहां ये 15 क्वेश्चन तो होंगे, 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे, और आप उसको करें, उनके कीज भी वहां पे दिए गए होंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई एनर्जी और जुनून के साथ, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।